हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एपिसोड 41 और मैंने पहले ही बाकी सारे एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने पहले वो नहीं देखा तो आप पहले वो देखिए। चलो आज हम शुरू करते हैं अपना एपिसोड 41 और इसके स्टार्ट में हमें दिखाते हैं शहद का घर, जिसके अंदर अपना शहद सो रहा होता है और वो देखता है क्या ये किसका फोन आ रहा है। फिर वो फोन उठाता है और बोलता है हेलो। फिर फोन पे कोई बोलता है वो शहद आज सैटरडे है, कुछ कर रहे हो आज? लेकिन वो शहद बोलता है सोफी। और बोलती हाँ मैं हूँ, ये बताओ आज तुम मुझसे मिलना चाहोगे, हम साथ में मूवी देख सकते हैं। और साथ बोलता है हाँ जरूर, क्या मैं अभी आऊँ? लेकिन सोफी बोलती है नहीं नहीं, अभी तो बहुत जल्दी हो जाएगा, शाम को मिलते हैं। और फिर साथ बोलता है हाँ ठीक है। उसके बाद हमें दिखाते हैं एक बस जो जा रही होती है, उसके अंदर साथ की मॉम और अकीरा बैठी होती हैं। फिर वो बस जाके अपने स्टॉप पे रुक जाती है और उसमें से साथ की मॉम निकल रही होती हैं और उनके पीछे अकीरा भी आ रही होती है बहुत सारा सामान लेके। फिर साथ की मॉम बोलती हैं जल्दी करो, हमें ऊपर जाना है। और वो अकीरा को ही देख रही होती हैं और अकीरा बहुत ज्यादा थकी होती है। फिर वो दोनों साथ में माउंटेन चढ़ रहे होते हैं और अकीरा पीछे अपने बैग खींच के ला रही होती है, वो बहुत भारी होता है तो इसलिए थक गई होती है वो। और जब अकीरा अपने साइड में देखती है तो वहां पे एक सांप होता है और उसे देखने के बाद वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और सांप भी उसे देख के डर जाता है। और शायद कि मैम बोल रही होती हैं ओहो इसका क्या होगा। उसके बाद वो दोनों पहाड़ पे चढ़े जा रहे होते हैं, चढ़े जा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि वो दोनों एंडिंग पे पहुंच जाते हैं और जब वो सामने देखते हैं तो उनके सामने दो घर होते हैं और फिर वो दोनों उसी घर की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर शायद की माम उनमें से एक घर का गेट खोलती हैं और अंदर जाती हैं और उस घर के अंदर एक बुढ़ा आदमी बैठा होता है। फिर शायद की माम ग्रीट करते हुए बोलती हैं मास्टर, और वो बूढ़ा आदमी बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आई हो? और अकीरा झाँक के देख रही होती है और सोच रही होती है ये दादाजी कौन है। और फिर वो अपने साइड में देखती है तो वहां पे एक लड़का और झाँक के देख रहा होता है। फिर शायद की माम उसे देख लेती हैं और बोलती हैं ओह तुम बड़े हो गए हो मेरे छोटे भाई। और वो लड़का उन्हें देख रहा होता है। उसके बाद शायद की मम बोलती हैं अकीरा, और वो एकदम डरते हुए बोलती है यस मैम, तुम बाहर इंतजार करो और कुछ उल्टा करने की सोचना भी मत। और फिर अकीरा बोलती है ठीक है मैम। फिर हमें दिखाते हैं सैफ आया होता है अपनी सोफी से मिलने के लिए और बोलता है ओ मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा इंतजार कराया क्या? लेकिन बोलती है नहीं नहीं कोई बात नहीं। और बोलता है चलो हम कौन सी मूवी देखें? और यही बात सोफी पूछती है कि तुम कौन सी मूवी देखना चाहते हो। फिर वो दोनों जाते हैं मूवी सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन शायद दूसरी मूवी सिलेक्ट करता है और सोफी दूसरी मूवी सिलेक्ट करती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं। फिर सोफी बोलती है नहीं नहीं, हमने वो वाली मूवी पिछली बार भी देखी थी और इस बार हम दूसरी देखेंगे, और वैसे भी मुझे कैट बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं यही मूवी देखूंगी। और शायद बोल रहा होता है हाँ ठीक है ठीक है। और फिर वो दोनों सोफी की फेवरेट मूवी सिलेक्ट करके आ रहे होते हैं वहां से, लेकिन इतने में ही रास्ते में कोई बोलता है सोफी। और सोफी जब सामने दिखती है फिर बोलती है डैड। और सोफी के डैड सैद की तरफ देख रहे होते हैं, फिर सैद उन्हें ग्रीट करता है और फिर सोफी बोलती है डैड आप यहाँ पे कैसे? फिर सोफी की डैड बोलते हैं क्या तुम ये बाद में देख सकते हो, क्यों ना हम कुछ खाने के लिए चलें? और फिर वो तीनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पे सैद और सोफी और उसके डैड वहीं पे बैठे होते हैं। फिर सोफी के डैड बोलते हैं जो तुम्हें खाना है वो तुम आराम से खाओ। फिर सोफी पूछती है अपने डैड से कि डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब कैसे? फिर सोफी की डैड बोलते हैं कि मैं बस अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से मिलने आया था। और सोफी बोलती है क्या बस इतनी सी बात? और फिर सोफी की डैड बोलते हैं क्या बस इतनी सी बात, ये क्या बोल रही हो तुम, ये तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड है तो मुझे इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? और यही सुनने के बाद सोफी एकदम ब्लश करने लगती है और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है। फिर वो सामने देखता है तो सोफी की डैड एकदम उसे ही देख रहे होते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा ही ऑकवर्ड मोमेंट हो गया होता है, सब लोग इन तीनों को ही देख रहे होते हैं। फिर वो अपना खाना खाते हैं और बोलते हैं चलो ठीक है हम खाना खाते हैं। और शायद बोलता है ठीक है। और फिर हमें दिखाते हैं अकीरा जो उसी घर के बाहर बैठी होती है जैसे शायद की मॉम ने कहा था, और ये लड़का आज काम कर रहा होता है और ये जाते जाते अकीरा को ही देखे जा रहा होता है और अकीरा उससे आई कांटेक्ट अवॉइड कर रही होती है। फिर वो दोबारा देखता है, इस बार भी वो उसे अवॉइड करती है लेकिन वो उसे ही घूरे जा रहा होता है और अकीरा उससे अवॉइड करी जा रही होती है आई कांटेक्ट। और फिर अकीरा सोच रही होती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर वो अपने साइड में देखती है तो वो लड़का उसके बगल में ही बैठा होता है और हंस रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो एकदम डर जाती है। और फिर वो सोच रही होती है आखिर ये है कौन। उसके बाद हमें दिखाते हैं शायद की मॉम अपने मास्टर के सामने बैठी होती हैं और फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि वो लड़की बाहर है, उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। और फिर शायद की मॉम बोलती है उसके पास हीलिंग की पावर भी है, वो अच्छा भी कर सकती है। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है क्या सच में? और शायद की मॉम बोलती है हाँ बस मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि मैं उसे आपके हाथों में सौंप सकूं। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है तुम, मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ कोई पर्पज से आई हो। और फिर शायद की मॉम बोलती हैं कि मुझे लगता है कि हमारे पास हक है कि हम उस ताकत को बचा सकें जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि देखो ये कौन बोल रहा है जिसने मेरा हायर बनने से मना कर दिया।
और फिर सैद की मॉम एकदम चुप होती हैं। फिर वो बोलती हैं आई एम सॉरी। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन तुमसे ज्यादा ट्रेनिंग में कोई भी अच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी उस लड़के की बात कर रहा होता है जो अकीरा को घूर के देख रहा होता है, क्योंकि वो इसका स्टूडेंट होता है। और फिर सैद की मॉम बोलती हैं क्या आप अपने स्टूडेंट को अपने टेम्पल से बाहर भेजना चाहते हैं? और फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं कैसे उसे एक ही माउंटेन पे कैद करके रख सकता हूँ। और सैद की मॉम उन्हें देख रही होती हैं। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम जा सकती हो, मैं उस लड़की पे कुछ दिन नजर रखूंगा। और फिर सैद की मॉम कुछ नहीं बोलती और वो खड़ी होती हैं और उसे ग्रीट करते हुए वहां से चली जाती हैं। और फिर हमें दिखाते हैं सोफी के डैड जो अपना कप नीचे रखते हैं और उनके सामने सैद बैठा होता है और सोफी उस टेबल पे नहीं होती। फिर सैद बोलता है कि अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, इसी वजह से तो आपने सोफी को यहाँ से दूर भेजा है। और फिर सोफी के डैड बोलते हैं सैद क्या तुम जानते हो कि मैं क्या करता हूँ? और सैद सोच रहा होता है क्या ये क्या पूछ रहे हैं। उसके बाद सोफी के डैड बोलते हैं चलो ये वैसे ही ज्यादा जरूरी नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, पर ये ज्यादा जरूरी है कि तुम क्या करते हो। और सैद उन्हीं की बातें सुनना होता है एकदम सीरियस होते हुए। और फिर सोफी के डैड बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम सनशाइन ग्रुप के हायर हो और कोरिया का 90% बिजनेस तुम्हारी कंपनी के साथ काम करता है। और सैद उन्हीं की बातें सुनना होता है। और फिर सोफी के डैड बोलते हैं ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इसकी वजह से नहीं मिलने दूंगा सोफी से। और सैद सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। और फिर सोफी के डैड बोलते हैं अगर मेरी बेटी तुम्हारे साथ रही तो वो डेंजर में हो सकती है। फिर वो अपनी की जैकेट से एक फोटो निकालते हैं और सैद के सामने टेबल पे रख देते हैं। और सैद सोच रहा होता है क्या ये कौन है। और फिर हमें वो फोटो दिखाते हैं जिसके अंदर यूनेस्को होता है। और फिर सोफी के डैड बोलते हैं ये फोटो इंचियन एयरपोर्ट का है जो आज लिया गया है। और सैद उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद सोफी के डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इसी बार कर रहा हूँ और ये मैं सोचना कि मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ये मैं अपनी बेटी की वजह से कर रहा हूँ। और फिर सैद उन्हीं की तरफ देख रहा होता है और वो खड़े होते हैं और बोलते हैं कि अगर मेरी बेटी पे थोड़ा सा भी खतरा आया तो सनशाइन अपनी जगह से खत्म हो जाएगी बिना कोई सबूत के। और फिर वो यही बोल के वहां से चले जाते हैं और सैद वहीं पे बैठा होता है, उस फोटो को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये है कौन। और फिर वो वहीं पे बैठा होता है और उसके पीछे सोफी आती है और बोलती है वो सैद। और सैद उसे देखता है वैसे ही वो फोटो को दबा देता है। और फिर सोफी बोलती है कि मेरे डैड कहाँ पे हैं। और सैद बोलता है कि मुझे लगता है कि उनको कुछ जरूरी काम याद आ गया था तो इसलिए वो निकल गए तुम्हारे आने से पहले ही। और यही बताते हुए वो फोटो को अपनी जेब में रख लेता है। और फिर सोफी एकदम चिल्लाते हुए बोलती है कि पहले तो उन्होंने मुझे ऑर्डर किया कि मैं यहाँ से वहां जाऊं और अब उन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से मैं मूवी भी नहीं देख सकती, आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है। और एकदम चिल्ला रही होती है। और फिर सैद बोलता है क्यों ना हम अभी जाके देखें। और यही सुनने के बाद सोफी एकदम हंसते हुए बोलती है क्या सच में हम जा सकते हैं? और बोलता है हाँ जरूर। और वो उसका हाथ पकड़ते हुए वहां से ले जाती है और सोफी बहुत ज्यादा खुश होती है और सैद उसे ही देख रहा होता है। फिर वो एकदम सैड हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाते कि वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। और फिर सोफी सैद से बोलती है कि मूवी अच्छी थी और सैद बोलता है हाँ वो अच्छी थी। और वो दोनों एकदम हंस रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। और फिर सोफी बोलती है चलो ठीक है अब मुझे घर जाना चाहिए और थैंक यू मेरे साथ मूवी देखने के लिए। और सैद बोलता है कोई बात नहीं, वैसे मुझे भी मजा आया। और फिर सोफी बोलती है सैद से चलो ठीक है कल मिलेंगे। और सैद बोलता है ठीक है। और फिर सोफी वहां से चली जाती है और बाय कर रही होती है सैद को। सैद भी बाय कर रहा होता है उसे। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सैद वहीं पे खड़ा होता है और उसकी कार आती है आगे। और फिर वो अपनी जेब से फोन निकालता है और फोन किसी को लगा रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि फोन पे रिंग आ रही होती है, बॉस के नाम से ही अपनी सैद की कॉल होगी। और ये सैद अपने अंकल को ही फोन लगा रहा होता है जो हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। और फिर वो जॉय के सामने खड़े होते हैं जिससे ली ने बहुत ज्यादा पीटा होता है और उसे बहुत ज्यादा चोटें भी लगी होती हैं। इसी वजह से सैद के अंकल उसका फोन नहीं उठा पाते। और इसके बाद हमें दिखाते हैं सैद अपना फोन रख देता है। उसके बाद वो बोलता है रॉड और रॉड बोलता है यस बॉस। फिर वो फोटो फेंकते हुए बोलता है कि ढूंढो ये आदमी कौन है। और फिर रॉड उस फोटो को कैच करता है और सोच रहा होता है क्या ये कौन है। उसके बाद वो फोटो खोल के देखता है और एकदम शॉक हो जाता है। और शायद उसका ये रिएक्शन देखने के बाद बोलता है क्या तुम इसे जानते हो ये कौन है। और रॉड बोलता है हाँ मैं इसे जानता हूँ ये कौन है। फिर शायद पूछता है अच्छा तो बताओ ये कौन है। और फिर रॉड बताता है कि ये जापान की सबसे बड़ी गैंग में से एक है और इसका नाम है 3 हेडेड गोस्ट गैंग और ये इन तीनों गैंग में से सबसे ज्यादा बुरी है। और जो सिंगल हेडेड गैंग का बॉस है उसका नाम है मिडियोकी ryunosuke। और सैद रॉड की सारी बातें सुनना होता है और एकदम बहुत ज्यादा सीरियस होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं एक बूढ़ा सा आदमी जो बोलता है और उसके सामने ली खड़ा होता है और ली का छोटा भाई भी खड़ा होता है जिसे चोट लगी होती है। और फिर वो बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि बेवकूफी मत करना। और फिर हमें दिखाते हैं ये ब्लैक ग्रुप मैंडॉय गैंग का बॉस होता है और इसका नाम होता है मून ली। और फिर ली एकदम चिल्लाते हुए बोलता है फादर उन लोगों ने मेरे भाई की बेइज्जती की है। और फिर ली के फादर बोलते हैं तो क्या हुआ, लेकिन सिर्फ वो एक इंसिडेंट तुम्हें कोई
कोई राइट नहीं देता कि तुम सनशाइन के पीछे जाओ। और यही सुनने के बाद ली बोलता है, क्या एक बेवकूफी भरा हुआ इंसिडेंट, क्या मेरा भाई पिटा, आपको कोई परवाह नहीं है उसकी? और फिर ली के फादर एकदम चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम बेवकूफ। और ली सोचता है, क्या मेरे फादर मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं? और फिर ली के फादर बोलते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि मैंने कोरिया को अकेला क्यों छोड़ रखा है इतने टाइम से? और ली बोलता है, क्या सनशाइन इतनी बड़ी चीज है जिससे आप भी डरते हैं? लेकिन ली के फादर बोलते हैं कि सनशाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सब उसकी वजह से है जो वहां पर है। और ली सोच रहा होता है, क्या ये किसकी बात कर रहे हैं? और फिर ली के फादर एकदम सामने देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि जब मैं जवान था तो मेरे सामने सनशाइन ग्रुप का बॉस था। और फिर हमें दिखाते हैं सैद के फादर जो एकदम उन सब लोगों के सामने खड़े होते हैं और उस सिचुएशन में भी वो हंस रहे होते हैं और ली उन्हें ही देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि उसके सामने कोई आता है और वो ऊपर देखता है तो एकदम चौंक जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं सैद के फादर के पीछे टैंकर पे एक लेडीज खड़ी होती है और वो इन सबको नीचे देख रही होती है। और ये जरूर सैद की मॉम होंगी क्योंकि उनके भी सेम मार्क है उनकी आंखों के नीचे। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं कि ली के फादर अपने इस कार को देख रहे होते हैं जो उनकी आंख की बगल में पहले नहीं था और अब है। और फिर वो ली की तरफ जा रहे होते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और ली देखता है, क्या? उसके बाद ली के फादर बोलते हैं कि कोरिया में कदम रखने के बारे में सोचना भी मत अभी। और ली सोच रहा होता है, क्या ये क्या बोल के जा रहे हैं मुझसे? उसके बाद ली के फादर वहां से निकल जाते हैं कमरे में से। और फिर ली का छोटा भाई बोलता है, ब्रदर सॉरी ये सारी गलती मेरी है। लेकिन ली बोलता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और ली का छोटा भाई बोलता है, पर लेकिन। और ली एकदम गुस्से में बोल रहा होता है कि मुझे जो करना पड़े मैं वो करूंगा, पर मैं तुम्हारा बदला जरूर लेके रहूंगा मेरे छोटे भाई, बस मुझ पर विश्वास करो। उसके बाद हमें दिखाते हैं शायद जो क्लास के अंदर बैठा होता है और वो सामने ही देख रहा होता है सोफी को जो बहुत ज्यादा खुश होती है और बहुत ज्यादा हंस रही होती है अपने दोस्तों के साथ। लेकिन शायद को उसके डैड की बातें याद आ रही होती हैं जो बोलते हैं कि अगर मेरी बेटी पे नेक भी डेंजर आया तो सनशाइन को मैं खत्म कर दूंगा जड़ से। और यही सोचते हुए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं क्लास के बाहर कोई खड़ा होता है और ये जैब होता है जो याद कर रहा होता है कि रॉड ने उससे बोला होता है। और रॉड बोलता है कि जैब कुछ लोग हमारे बॉस के पीछे हैं। और जैक भी अपना फोन उठा नहीं रहा कि मैं उसे बता सकूं ये सब। और जैब उसकी बातें सुनना होता है। उसके बाद रॉड बोलता है कि अच्छे से नजर रखना हमारे बॉस पे जब तक जैक वापस नहीं आ जाता। और जैब अपने वेपन को टाइट कर रहा होता है। उसके बाद वो एकदम हंसते हुए बोलता है, चलो ठीक है, अब हमें जो सैलरी मिलती है उसका काम करने के लिए टाइम आ ही गया है। और रॉड और जैब दोनों एकदम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं प्रेजेंट में जो जैब क्लास के बाहर खड़ा होता है और शायद बाहर की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि आज का वेदर कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और फिर हमें ब्रॉक और विक्टर दोनों साथ में आते हुए दिखाई देते हैं और विक्टर बोलता है, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम नहीं कर सकते तो ये मैं कर सकता हूँ। और ब्रॉक उसकी बातें सुनना होता है। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता उसे और पूरा इग्नोर मार देता है। फिर उसके बाद वो दोनों साथ में ही चल रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं चेयरमैन के ऑफिस के अंदर जिम टीचर बैठे होते हैं क्योंकि अब ये नए चेयरमैन है जिसे अपने साथ ने बनाया था। और फिर वो देखते हैं, क्या इस समय कौन आया है गेट पे? और फिर उस गेट से विक्टर और ब्रॉक दोनों अंदर आते हैं और वो सोच रहे होते हैं, क्या ब्रॉक और विक्टर दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो उसके बाद ब्रॉक बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ फेवर मांगने के लिए आया हूँ। और फिर हमें दिखाते हैं सैद की क्लास के अंदर अनाउंसमेंट हो रही होती है, क्लास 1-3 के सैद के रैंक, क्लास 1-3 के सैद के रैंक। और सैद सोच रहा होता है, क्या ये क्या हुआ है यहाँ पे, मैंने क्या किया? और सोफी भी ये देखने के बाद एकदम डर जाती है। उसके बाद अनाउंसमेंट कंटिन्यू होती है और बोलते हैं कि क्लास 1-3 का सैद के रैंक लंच से पहले ही जिम के अंदर आ जाएं। और शायद उसी को देख रहा होता है। और फिर शायद अपनी डेस्क से खड़ा होता है और सोफी उसी की तरफ देख रही होती है। और उसके बाद शायद सीधा क्लास से बाहर चला जाता है और एकदम गुस्से में होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो क्लास से जा रहा होता है और उसे पीछे से जैब भी देख लेता है और वो सोच रहा होता है, क्या अब ये कहाँ पे जा रहा है? और फिर हमें दिखाते हैं शायद जिम के अंदर आ जाता है और जिम टीचर उसे नोटिस कर लेते हैं। और फिर शायद को जिम टीचर, विक्टर और ब्रॉक तीनों घूर के देख रहे होते हैं और शायद भी उन तीनों को ही देख रहा होता है। उसके बाद ब्रॉक बोलता है, चलो ठीक है ऊपर आ जाओ। और शायद उसे ही देख रहा होता है। उसको वो साइड में देखता है जिम टीचर को और बोलता है, ये क्या हो रहा है? और जिम टीचर बोलते हैं कि वो रीमैच चाहता है, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? और शायद जिम टीचर को ही देखे जा रहा होता है। उसके बाद विक्टर बोल पड़ता है बीच में कि वो तुमसे फाइट करना चाहता है और तुम तो फाइट के लिए हमेशा रेडी रहते हो, क्यों? मैं सही बोल रहा हूँ ना? और विक्टर ये सब शायद का मजाक उड़ाने के लिए बोल रहा होता है उससे, क्योंकि शायद ने सेम एक बार ये एग्जैक्ट वर्ड बोले थे विक्टर से। और फिर शायद उसी की तरफ देख रहा होता है और वो एकदम बोलता है, हाँ जरूर।
वैसे भी कौन चिंता करता है कि तुम्हारे पास क्या रीजन है, तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो ना। और ब्रॉक भी उसी की तरफ देख रहा होता है एकदम सीरियस होके। उसके बाद हमें दिखाते हैं जैब जिम के पास जा रहा होता है और वो साइड से देख रहा होता है अंदर, और जिसके अंदर हमें दिखाते हैं सैथ और ब्रॉक दोनों तैयार हो रहे होते हैं फाइट के लिए। एक साइड ब्रॉक खड़ा होता है और एक साइड सैथ खड़ा होता है। उसके बाद जिम टीचर ग्लव्स देते हुए सैथ को बोलते हैं कि ये लो ये पहन लो, लेकिन सैथ बोलता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अगर मैंने इन्हें पहन लिया तो मुझे ये फाइट से कम स्पोर्ट्स ज्यादा लगेगा। और यही सुनने का जिम टीचर बोलते हैं पर रूल्स, और सैथ बोलता है कि चिंता मत करो, और वैसे भी यहाँ पे जो भी होगा उसके रिस्पॉन्सिबल तुम नहीं होगे। और फिर सैथ ब्रॉक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, लंच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा तो क्या हम शुरू कर सकते हैं। और यही सुनने के बाद ब्रॉक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर उसके बाद वो जाता है उसकी तरफ पंच मारने के लिए, और सैथ एकदम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो हंस रहा होता है। और फिर ब्रॉक अपना पंच मारता है लेकिन सैथ अपने हाथ से बच जाता है उससे। और फिर सैथ भी पंच मारता है ब्रॉक को, लेकिन ब्रॉक उसे देख लेता है और लास्ट टाइम पे उसे भी डॉज कर लेता है। और सैथ और ब्रॉक दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और फाइट कर रहे होते हैं। और फिर हमें एक आदमी दिखाते हैं जो बोलता है कि बॉस हमने उसे ढूंढ लिया है। और जो इनका बॉस होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है चलो फिर हम यहाँ पे क्यों वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम को। और फिर हमें दिखाते हैं कि ये मिडियोकी यूनिवर्सिटी होता है जो अपने सैथ के लिए जापान से कोरिया आ गया है। और फिर हमें दोबारा से ब्रॉक दिखाते हैं जिसका मैच हो रहा होता है सैथ के साथ, और वो एकदम भगते हुए जाता है सीधा ताकि वो सैथ का पैर पकड़ सके। लेकिन जैसे ही वो सैथ के पास आता है सैथ अपना पंच मारता है सीधा उसके हाथ में, जिसकी वजह से उसका अटैक डिफ्लेक्ट हो जाता है और वो अपने उसके पैर को नहीं पकड़ पाता। और वो सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है, ये बिल्कुल पहले जैसा कर रहा है, ये मेरे अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा है। और सैथ एकदम हंसते हुए उसके मुंह पे पंच मारता है जिसकी वजह से वो एकदम पीछे चला जाता है और उससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, बल्कि निशान भी बन गया होता है उसके मुंह पे उसके पंच का। और सैथ सोच रहा होता है क्या ये अभी भी टेक डाउन नहीं हुआ। उसके बाद वो अपने पंच को टाइट करता है ब्रॉक और एक कस के पंच मारता है सैथ को, लेकिन सैथ को लास्ट टाइम पे उसे डॉज करना ही पड़ता है। और सैथ उसी की तरफ देख रहा होता है एकदम सरप्राइज होते हुए क्या ये अभी फाइट कर सकता है। और फिर ब्रॉक भी उसी की तरफ देख रहा होता है और टीचर सोच रहे होते हैं क्या ब्रॉक तो ताकतवर है, ये मुझे पता है क्योंकि जब वो नया नया था इस स्कूल में तब उसने बहुत सारे सीनियर्स को पीट दिया था क्योंकि वो सब उससे लड़ाई करना चाहते थे, और ब्रॉक ने उन सबको बहुत बुरी तरीके से पीटा था। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं जहाँ जिम टीचर सोच रहे होते हैं पर सैथ ये क्या है। और फिर ब्रॉक के सामने सैथ होता है और सैथ के सामने ब्रॉक होता है, दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं, लेकिन सैथ ब्रॉक का पंच अवॉइड कर लेता है और ब्रॉक सैथ का पंच अवॉइड कर लेता है। लेकिन अपना सैथ यहीं पे नहीं रुकता, वो अपने राइट हैंड को टाइट करता है और सीधा एक पंच मारता है ब्रॉक की तरफ। और ब्रॉक सोच रहा होता है क्या ये क्या है, और वो पंच सीधा उसके हाथ पे लगता है क्योंकि ब्रॉक ने उसे डिफेंड कर लिया होता है। और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है, लेकिन सैथ एकदम एक्साइटेड हो गया होता है फाइट से। और फिर जिम टीचर पीछे देखते हैं कि लंच ओवर होने की बेल बज चुकी है, लेकिन शायद इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता, वो सीधा ब्रॉक को बहुत सारे पंचेस मारे जा रहा होता है मारे जा रहा होता है। और फिर जिम टीचर एकदम बीच में आते हैं और बोलते हैं रुक जाओ, और उन दोनों को अलग कर देते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं सैथ से कि लंच खत्म हो चुका है, इसे हम क्लास के बाद खत्म करेंगे। और सैथ कुछ नहीं बोलता, वो ब्रॉक की तरफ देखता है तो हमें भी दिखाते हैं कि ब्रॉक की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है, वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और सांस ले रहा होता है बहुत तेज तेज। और उसके बाद सैथ वहां से टर्न होता है और वहां से चला जाता है, और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है और बहुत जोर से सांस ले रहा होता है। उसके बाद जाते हुए सैथ बोलता है हे ब्रॉक मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा। और यही सुनने के बाद ब्रॉक को एकदम गुस्सा आ रहा होता है, फिर वो सैथ वहां से चला जाता है और उसकी बगल में विक्टर खड़ा होता है जो कुछ नहीं बोलता, उसे ही देखे जा रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं र्यूनस के जो फोन पे किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है कि हम तैयार हैं। और दूसरी साइड हमें दिखाते हैं कि जैसन के डैड होते हैं, वो बोलते हैं कि चिंता मत करो हम बाकी सब कुछ संभाल लेंगे, बस तुम अपना काम पूरा करके आओ, उसके बाद तुम जो चाहते हो हम उस पर बात कर सकते हैं। और यही सुनने का र्यूनस के एकदम हंसते हुए बोलता है अच्छा फिर बाकी सब चीजें मुझ पे छोड़ दो। और फिर हमें दिखाते हैं वो कार के अंदर बैठा होता है और वो कहीं जा रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारी बसेज आ रही होती हैं। उसके बाद र्यूनस को बोलता है क्या हम काम शुरू कर सकते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं यंशन एयरपोर्ट जहाँ पे ली और उसका छोटा भाई और उसका बॉडीगार्ड आ गए होते हैं साथ में। और फिर ली बोलता है चियोन से जो उसके छोटे भाई का बॉडीगार्ड होता है कि ये आखिर मिलेगा कहाँ, और वो बोलता है कि ये यंगजन हाई स्कूल में मिलेगा। और ली के हाथों में सैथ की फोटो होती है और उसके बाद वो बोलता है चलो ठीक है हम चलते हैं। और ये तीनों भी कोरिया के अंदर आ गए होते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं सैथ की क्लास जिसके अंदर वो बैठा होता है और सोफी पीछे उसी को देखे जा रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं सैथ जो बाहर की तरफ देखे जा रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं रॉड जो अपनी सिगरेट पी रहा होता है और वो स्कूल के बाहर खड़ा होता है। फिर वो साइड में देखता है क्या ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसके सामने से कार और बहुत सारी बसेस निकल रही होती हैं लाइन वाइज।
और वो छुप के उन सबको ही देखे जा रहा होता है। उसके बाद रॉड बोलता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर हमें दिखाते हैं स्कूल के सामने आके कार और बस रुक जाती हैं और फिर उनमें से एक आदमी स्कूल की गेट खोल देता है, जिसकी वजह से सारी कार और बस अंदर चली जाती हैं। वापस बंद कर रहा होता है उस गेट को और रॉड उसी को देखे जा रहा होता है और सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर उन बस में से बहुत सारे आदमी निकलते हैं और जो कार इन सब के आगे चल रही होती है उसमें से रिनोसुके निकलता है और वो एकदम हंस रहा होता है बहुत ज्यादा। और फिर हमें दिखाते हैं रॉड जो बहुत ज्यादा शॉक में होता है उसे देखने के बाद और सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है यहाँ पे। और फिर वो अपनी सिगरेट लेता है और नीचे फेंक देता है और उसी टकले की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद वो टकला आदमी बोलता है कि तुम कौन हो, और रॉड कुछ नहीं बोलता, उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते ही बहुत सारे आदमी बस से निकल आते हैं और रॉड बाहर खड़ा होता है स्कूल के। उसके बाद वो बोलता है कि इसे खोलो और वो टकला आदमी बोलता है क्या क्या बोल रहा है तू। और यही सुनने के बाद रॉड सीधा अपना हाथ आगे करता है और उसकी कॉलर पकड़ लेता है एकदम। और वो एकदम सोच रहा होता है क्या ये क्या। और फिर रॉड यहीं पे नहीं रुकता, वो एकदम गुस्से में होता है और वो सीधा उसे अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से उसका सिर लगता है गेट में और वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है वहीं पे। उसके बाद रॉड अपने कोट में हाथ डाल रहा होता है और उसमें से अपनी रॉड निकालता है जो उसका स्पेशल वेपन होता है। और उसके बाद वो उसे फुल एक्सटेंड कर लेता है और एकदम गुस्से में होता है। उसके बाद वो जहाँ पे खड़ा होता है वहीं से वो जंप करता है और उन फेंसेस के ऊपर से कूदने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका पैर अड़ जाता है और वो एकदम नीचे गिर जाता है। और गिरने के बाद वो एकदम खड़ा होता है और बोलता है शिट। और फिर वो अपने फोन को उठाता है और जैब को कॉल लगाता है और इधर जैब का फोन रिंग कर रहा होता है। वो अपने फोन को उठाता है और देखता है तो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसके फोन में मैसेज होता है कि वो लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। और यही देखने के बाद जैब एकदम खड़ा होता है अपनी डेस्क से और सभी बच्चे और मैम डर जाते हैं कि क्या हुआ एकदम। फिर जैब बोलता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे बाथरूम जाना है। और मैम बोलती है अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो। और वो एकदम गुस्से में जा रहा होता है बाहर की तरफ और शायद उसके पीछे बैठा होता है वो भी उसे ही देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं विक्टर और ब्रॉक दोनों अभी भी जिम में ही होते हैं। और इसके बाद विक्टर बोलता है ब्रॉक से कि तुम हार रहे थे, लेकिन ब्रॉक इसके रिप्लाई में कुछ नहीं बोलता। फिर विक्टर बोलता है ब्रॉक से कि इस बार तुम छोड़ दो, तुम उससे नहीं जीत सकते, अगली बार और कोशिश करना, क्या पता तुम तब जीत जाओ। और यही सुनने के बाद ब्रॉक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है नहीं मैंने अभी कुछ ट्राई नहीं किया, अभी मेरे पास एक ट्रिक बची है। और विक्टर सोच रहा होता है क्या अभी ये किसकी बात कर रहा है। और फिर ब्रॉक बोलता है कि मेरी स्पेशलिटी रेसलिंग है और विक्टर उसकी बातें सुनना होता है। और फिर ब्रॉक बोलता है कि इस बार मैं उससे फाइट फ्लोर पे करूंगा और अपने तरीके से करूंगा। और फिर हमें दिखाते हैं कि कोई जिम के गेट को तोड़ देता है और ब्रॉक और विक्टर दोनों उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और हमें दिखाते हैं ये यूनेस्को के आदमी होते हैं जो सैथ को मारने के लिए आए होते हैं और उनमें से एक के हाथ में फोटो होता है और वो उसी को देख रहा होता है। उसके बाद वो सामने देखता है तो उसके सामने ब्रॉक और विक्टर होते हैं और फिर उनमें से एक बोलता है हे तुम दोनों वहाँ पे। और विक्टर और ब्रॉक सोच रहे होते हैं क्या ये हमसे बोल रहा है। और फिर ये विक्टर और ब्रॉक से पूछता है क्या तुमने इस लड़के को देखा है। और फिर उसके बगल में जो खड़ा होता है वो बोलता है अगर वो यहाँ पे है नहीं तो ऑब्वियस सी बात है हमें और कहीं जाके देखना चाहिए, और वैसे भी यहाँ पे 10,000 आदमी है जो उसे ढूंढने के लिए आए हैं तो हम उसे जल्द से जल्द ढूंढ ही लेंगे। और फिर वो सब वहां से जा रहे होते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है चलो चलते हैं यहाँ से। और विक्टर और ब्रॉक उन्हीं को देख रहे होते हैं। उसके बाद ब्रॉक आवाज देता है पीछे से हे, और वो रुक जाते हैं वहीं पे। उसके बाद वो बोलता है कि तुम आखिर इसे ढूंढ गिर रहे हो। और वो आदमी एकदम ब्रॉक की तरफ गुस्से से देख रहा होता है। उसके बाद वो उसके पास आता है और फिर हमें दिखाते हैं कि स्कूल के अंदर बहुत सारे आदमी आ गए होते हैं, वो अपने साथ कोई ढूंढ रहे होते हैं। और फिर उनमें से एक आदमी बोलता है कि तुम लोग उस साइड जाओ और बाकी सब इस साइड जाओ, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना ही पड़ेगा। और वो और उसके साथ दो आदमी और सीढ़ियों की तरफ आ रहे होते हैं ताकि वो ऊपर जाके देख सकें, लेकिन उसके सामने कोई आ जाता है और ये अपना जैब होता है और वो नहीं देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है आखिरकार 300 घोस्ट गैंग यहाँ पे कर क्या रही है। और वो टकला आदमी बोलता है कि तू कौन है। फिर जैब बोलता है सनशाइन। और वो जहाँ पे खड़ा होता है वहीं से वो जंप मारता है और बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो सब लोग एकदम चौंक गए होते हैं क्या ये एकदम जंप करके ही मेरे सामने कैसे आ गया इतनी तेजी से वो भी। और फिर जैब उसी टकले आदमी के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे लगता है इसके बाद मुझे स्कूल से निकाल देंगे। और फिर हमें दिखाता है कि उसने चाकू छेड़ दिया होता है उसी आदमी को। और फिर वो यहीं पे नहीं रुकता, वो उस चाकू को पकड़ता है और बाहर निकाल लेता है और फिर वो उसके और पास जाता है। उसके बाद उसके शरीर में बहुत सारी जगह पे चाकू घुसेड़ देता है वो। उसके बाद वो टकला एकदम पीछे हो जाता है और जैब के पूरे चेहरे पे खून ही खून होता है। उसके बाद वो बोलता है
कि और वो होगा सिर्फ तुम लोगों की वजह से। उसके बाद हमें दिखाते हैं क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रही होती हैं कि तुम लोगों को इंग्लिश के सेंटेंस को इस तरीके से ट्रांसलेट करना चाहिए। और फिर जब वो देखती हैं पीछे कि जैब की सीट खाली होती है, उसके बाद वो उस पर ध्यान नहीं देती हैं और टर्न कर देती हैं। और फिर हमें दिखाते हैं सैद को जो एक शांति से बैठा होता है, लेकिन बात से बहुत ज्यादा शोर आ रहा होता है और वो नोटिस करता है उसे। और फिर हमें दिखाते हैं जिम टीचर जो आराम से बैठे होते हैं अपनी चेयर पे, और फिर कोई गेट को लात मारता है जिसकी वजह से एकदम गेट खुल जाता है और वो सोच रहे होते हैं क्या एकदम ही किसने किया। और फिर हमें दिखाते हैं यूनिस को बोलता है अच्छा तो तुम हो नए चेयरमैन, वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो चेयरमैन के ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं। और फिर जिम टीचर एकदम खड़े होते हैं और चिल्ला के बोलते हैं कि तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे आने की। और यूनेस्को के साथ जो आदमी आया था वो एकदम अपनी जगह से गायब हो जाता है और चेयरमैन के पीछे आ जाता है। और चेयरमैन सोच रहे होते हैं क्या ये इतनी तेज, और वो उनके कंधे पे हाथ रख के एकदम नीचे उन्हें बिठा देता है चेयर पे। और उसके बाद जिम टीचर उसे ही देख रहे होते हैं और फिर यूनेस्को बोलता है कि इसे मेरे पास लेके आओ अभी के अभी। और जिम टीचर उसे देखते हैं कि उस फोटो के अंदर सैथ होता है और बोलते हैं क्या सैथ, और बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही, इसे ढूंढ के लाओ मेरे लिए वरना तुम यहीं पे मर जाओगे। और फिर जिम टीचर बोलते हैं पुलिस, और यूनेस्को सोच रहा होता है क्या आखिर ये क्या बोल रहा है। और उसके बाद जिम टीचर बोलते हैं कि मैं पुलिस को बताता हूँ तुम लोग यहाँ पे आखिर कर क्या रहे हो। और फिर यूनेस्को बोलता है हाँ जरूर तुम्हारी मर्जी। और जिम टीचर एकदम फोन लेने जा रहे होते हैं लेकिन रुक जाते हैं। फिर वो बोलता है क्यों ना तुम ये भी कोशिश कर लो। उसके बाद हमें दिखाते हैं बॉक्सिंग जिम के अंदर, यहाँ पे विक्टर और ब्रॉक के सामने वो सब आदमी खड़े होते हैं। और फिर ब्रॉक बोलता है कि मैंने पूछा कि तुम लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हो। फिर उनमें से एक आदमी अपने बैट को नीचे करता है और फिर बोलता है क्या क्या बोले तुम, मैंने सुना नहीं अच्छे से। और ब्रॉक इसके रिप्लाई में कुछ नहीं बोलता और वो आदमी अपने बैट को लेकर ब्रॉक के पास आ रहा होता है और उस पर एकदम अटैक करने वाला होता है। बोलता है तू कमीने, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता ब्रॉक अपना पंच मारता है सीधा उसके मुंह में, जिसकी वजह से उसका बैट गिर जाता है। और ब्रॉक यहीं पे नहीं रुकता, वो सीधा पंच उसके मुंह में मारता है जिसकी वजह से वो सीधा जमीन में जा गिरता है। और ये दोनों ब्रॉक को ही देख रहे होते हैं और विक्टर भी सोच रहा होता है क्या ये क्या किया इसने। और फिर ब्रॉक उनकी तरफ देखता है कि वो सब लोग उसी की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं क्योंकि उनके हाथ में बहुत सारे वेपन्स होते हैं। और ब्रॉक भी अपने आप को तैयार कर लेता है और फिर वो अपने दांतों को टाइट करते हुए एकदम चिल्लाता है और उनकी तरफ चार्ज कर देता है। और फिर वो एक का मुंह पकड़ता है और उसे दूसरे की तरफ पटकता है और एक को पंच मार रहा होता है, वो बहुत बुरी तरीके से फाइट कर रहा होता है। और विक्टर उसे ही देख रहा होता है, फिर बोलता है शिट, इसलिए मुझे चीजों के बीच में घुसना अच्छा नहीं लगता। और वो एकदम भगते हुए जाता है। फिर वो ब्रॉक की मदद कर रहा होता है जो उसे पीछे से अटैक कर रहे होते हैं ब्रॉक पे उसके, और वो दोनों साथ में मिलकर फाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें वहीं दिखाते हैं जहाँ पे अपने जैब ने बहुत सारे चाकू मार दिए होते हैं उस टकले के शरीर में। उसके बाद वो पीछे जा गिरता है और जब उसी की तरफ देख रहा होता है उसके शरीर में बहुत सारा खून लगा होता है और फिर वो सीधा जाके जमीन में गिर जाता है। और वो दोनों बोल रहे होते हैं ब्रदर ब्रदर। और फिर वो सब एकदम गुस्सा होते हैं और सभी के सभी अपने हाथ में चाकू निकाल लेते हैं और बोलते हैं तू कमीना, मारो उसे। और फिर अपना जैब भी एकदम तैयार होता है और फिर एक आदमी उस पर कटाना से अटैक करने आता है, लेकिन जैब उससे बच जाता है एकदम साइड होके और वो उसी की तरफ देखता है और अपने चाकू को सीधा उसकी गर्दन में घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन से खून ही खून निकल रहा होता है और वो सीधा जमीन में गिर जाता है। और फिर अपना जैब आगे भी तैयार होता है बाकी सबके लिए। और उसके बाद जैब बोलता है कि आखिर रॉड कब आएगा अंदर। और फिर हमें दिखाते हैं रॉड जिसके हाथ में स्टिक होती है और वो बोलता है आखिर ये अपने साथ कितने लोग लेके आए हैं, ये खत्म ही नहीं हो रहे। और फिर वो बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि जैब ने सबको संभाल लिया होगा अंदर, पर हमारी बॉस। और उसके सामने बहुत सारे आदमी खड़े होते हैं अपने हाथ में वेपन लिए। और फिर वो एकदम शांत होता है और स्माइल करते हुए बोलता है कि आखिर मैं उसकी चिंता कर ही क्यों रहा हूँ, और एकदम हंसते हुए जाता है उन सब की तरफ। उसने बहुत सारे आदमियों को नीचे जमीन पर गिरा दिया होता है और वो फाइट करने के लिए अभी भी तैयार होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं अपना शायद जो नोटिस कर लेता है कि बहुत ज्यादा शोर हो रहा है बाहर, आखिर ऐसा हो क्या रहा है। और बहुत ज्यादा टूटने की आवाजें आ रही होती हैं और सारी क्लास सोच रही होती है क्या आखिर हुआ क्या है बाहर। और फिर अपना शायद बाहर की तरफ देखता है। फिर हमें दिखाते हैं जब जो एकदम तैयार होता है अपने हाथ में चाकू लिए और उसके सामने एक आदमी आता है चाकू लेके जो उसे मारने वाला होता है, लेकिन अपना जैब सीधा अपना चाकू उसके हाथ में घुसेड़ देता है जिसकी वजह से उसका चाकू छूट जाता है और फिर उसे पीछे धक्का देता है और अपना चाकू उसी के हाथ में घुसेड़े रहने देता है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है उस आदमी को। उसके बाद जो चाकू हवा में उड़ रहा होता है जैब उस चाकू को एकदम पकड़ लेता है और फिर वो जिस आदमी को उसने हाथ में मारा था वो सीधा उसकी चेस्ट में जाकर चाकू को छेड़ देता है और वो वहीं पे मर जाता है। और जो लोग उसे मारने के लिए आ रहे होते हैं वो सब एकदम रुक जाते हैं। और फिर जब चाकू पकड़ता है और वो एकदम तैयार होता है
और उन्हें कोई कैमरे से देख रहा होता है। और फिर उनमें से एक आदमी भागते हुआ आता है अपनी जैब की तरफ और बोल रहा होता है तू कमीने। और फिर अपना जैब एकदम उछलते हुए उसके चेहरे पे लात मारता है, जिसकी वजह से वो सीधा पीछे जा गिरता है। और हमें दिखाते हैं कि अपना सेट भी नोटिस कर लेता है कि एक बार कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और फिर वो खड़ा होता है अपनी डेस्क से और टीचर भी देख रहे होते हैं क्या अभी से क्या हुआ। फिर वो अपनी टाई ढीली करते हुए उस बाहर जाता है और टीचर बोलती है शायद आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। और सोफी भी उसे ही देख रही होती है और सोचती है क्या आखिर जा कहाँ रहा है। उसके बाद वो बाहर जाता है और बोलता है कि किसी को भी बाहर मत आने देना, और वो गेट बंद करके वहां से चला जाता है। उसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है और वो देखता है क्या यहाँ पे इतना सारा खून कैसे है। और फिर वो सीढ़ियों से और नीचे आता है और सामने देखता है कि उसके सामने जैब खड़ा होता है और उसे बहुत सारे आदमियों ने घेरा होता है जो उसे मारने के लिए तैयार होते हैं। और फिर वो उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद वो अपने साइड में देखता है जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं ये सारे लोग जैब के सामने खड़े होते हैं और जैब भी तैयार होता है। वो बहुत ज्यादा थक गया होता है इतनी फाइट करने के बाद। और फिर शायद उनमें से एक आदमी बगल में आकर खड़ा हो जाता है और जब वो साइड में देखता है तो शायद अपने हाथ से सीधा फायर एक्सटिंग्विशर लेता है और सीधा उसके मुंह में मारता है। और फिर वो सीधा जाके लॉकर से टकराता है और शायद उन्हीं की तरफ देख रहा होता है एकदम क्रीपी लुक से। और फिर उनमें से एक आदमी बोलता है यही है वो, पकड़ो इसे। और वो सब उसी की तरफ भग रहे होते हैं उसे पकड़ने के लिए। फिर शायद एकदम एक्साइटेड होता है और अपने हाथ से पेन निकाल देता है एक्सटिंग्विशर की और उसे उन सब लोगों की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो सब बोलते हैं क्या आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर शायद अपने हाथ से एक्सटिंग्विशर पकड़ता है और उसके बीचों में फेंक देता है सीधा, जिसकी वजह से वो सीधा एक के चेहरे पे जाके लगता है। और फिर शायद कुछ नहीं सोचता और वो सीधा उसी के बीच में जंप कर देता है और सभी को बुरी तरीके से मार रहा होता है एक एक करके जो भी उसके सामने आ रहा होता है। और फिर वो उस स्मोक से बाहर निकलता है एक आदमी को पकड़ के अपने हाथ में। और जैब सोच रहा होता है क्या एकदम क्या हुआ। उसके बाद सैथ ने उस आदमी को चेहरे से पकड़ा होता है और सीधा जमीन में जाकर पटक देता है उसे। और जैब उसे ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर अपना सैथ खड़ा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं चेयरमैन कॉल लगा रहे होते हैं 911 को और वो बोलते हैं हेलो ये 911 है, आप अपनी इमरजेंसी बताइए। और फिर जिम टीचर बोलते हैं हेलो हमारे स्कूल पे गैंगस्टर्स ने अटैक कर दिया है। और वो बोलते हैं क्या गैंगस्टर्स, और बोलते हैं हाँ यंगजन हाई स्कूल के अंदर यहाँ पे बहुत सारे गैंगस्टर्स हैं। और फिर वो पुलिस ऑफिसर बोलता है यंगजन हाई स्कूल। और जिम टीचर बोलते हैं हाँ प्लीज आप जल्द से जल्द कीजिए। और इससे देख के यूनिवर्सिटी हंस रहा होता है। और फिर पुलिस ऑफिसर बोलता है पर, और टीचर सुनने होते हैं उसकी बात। और उसके बाद वो बोलता है कि इलेक्शन सेरेमनी की वजह से हमारे पास ऑफिसर्स की कमी है। और जिम टीचर बोलते हैं क्या, तो इसलिए आपके पास वाले पुलिस स्टेशन से अपने ऑफिसर आपके पास जल्द से जल्द भेजते हैं। और वैसे ही वो फोन काट देता है और जिम टीचर बोल रहे होते हैं हेलो। और फिर यूनिवर्सिटी अपनी जगह से खड़ा होता है और वो जिम टीचर के पास जाता है, लेकिन जिम टीचर अभी भी बोल रहे होते हैं हेलो। फिर वो देखने ही फोन काट दिया है और वो यूनिवर्सिटी को देख रहे होते हैं और यूनिवर्सिटी उन्हें देख के एकदम स्माइल कर रहा होता है। और फिर पीछे से एक आदमी आता है और बोलता है बॉस। और यूनिवर्सिटी उसकी तरफ देखता है और बोलता है आखिर हुआ क्या है। और वो बोलता है कि बॉस हमने उसे ढूंढ लिया है। और यही सुनने के बाद यूनिवर्सिटी एकदम हंस रहा होता है बहुत बुरी तरीके से। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये नीचे आदमी डले होते हैं और ये फायर एक्सटिंग्विशर का जो धुआं होता है वो भी हट जाता है। और जैब और शायद दोनों साथ में खड़े होते हैं और उनके सामने अभी भी आदमी बचे होते हैं। ये इतने सारे होते हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे होते। और फिर शायद बोलता है जैब से क्या तुमने अंकल को बताया। लेकिन जैब बोलता है कि हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी पर वो फोन नहीं उठा रहे, तो इसलिए हमने उन्हें मैसेज छोड़ दिया है। और यही सुनने के बाद शायद कोई और गुस्सा रहा होता है और इसे देख के जैब भी एक बार को डर जाता है और बोलता है सॉरी हमने कोई गलती की क्या। और फिर शायद जैब को देख के बोलता है कि चलो ठीक है कुछ भी, पर फिर भी ये कुछ ज्यादा दूर नहीं चला गया है। और फिर जैब बोलता है बॉस आपकी सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और शायद ये बात सुनना होता है। फिर वो बोलता है कि चलो इन सबको बाहर लेके चले। और फिर जैब बोलता है यस सर। और फिर हम देखते हैं कि इस आदमी की बहुत बुरी तरीके से किसने मुंह पे मारा होता है कि उसका पूरा मुंह हिल जाता है। और ये रॉड होता है जो मार रहा होता है इन सबको। उसके बाद उसके पीछे से एक मारने आता है उसे, लेकिन रॉड सीधा उसके कंधे पे मारता है अपनी रॉड, जिसकी वजह से वो वहीं पे रुक जाता है। और फिर वो बोलता है कि अपने दांतों को टाइट कर ले कमीने। और वो नीचे डला होता है और सीधा रॉड उसके मुंह पे अपनी रॉड मारता है। और फिर वो सीधा पीछे आग गिरता है बाकी सब बंदों के पास जो वहां पे पहले से ही बेहोश पड़े होते हैं जिन्हें रॉड ने पीट दिया होता है। और रॉड भी थक गया होता है। फिर वो साइड में आवाजें सुनता है और देखता है क्या ये कौन है। फिर वो देखता है कि जैब और शायद दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं इन लोगों को पीटते हुए। और फिर वो बोलता है बॉस
और फिर जब उसे देख के बोलता है रॉड, और शायद ही उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे इन दोनों के अलावा विक्टर और ब्रॉक भी आ जाते हैं जिम से इन सबको पीटते हुए, और इनके बहुत ज्यादा पसीने निकल रहे होते हैं। और फिर शायद उनकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम लोग इससे दूर रहो, और विक्टर कुछ नहीं बोलता। फिर उसके बाद ब्रॉक बोलता है कि इसके लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर शायद कुछ नहीं कहता, उसे ही देखे जा रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि यूनिवर्सिटी आ रहा होता है स्कूल के अंदर से, और बोलता है ओ नो, मेरे सारे बॉयज जमीन पे क्यों डले हैं। और फिर वो बाहर आके इन सब के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है ओ, लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गए थे, ये तो हमारी रेपुटेशन को खराब कर देगा। और वो उन्हीं की तरफ चल के आ रहा होता है, और फिर शायद इसी की तरफ देख रहा होता है और याद करता है कि इसका नाम है मेडियोक्री यूनिवर्सिटी और ये रॉड ने इसे बताया था। और फिर रॉड इसे बताता है कि जो थ्री हेडेड गोस्ट गैंग है वो जापान की सबसे बड़ी गैंग है, और इस गैंग में 3 लीडर हैं, और ये सोल हेड गैंग का बॉस है, और जो इन तीनों में से सबसे ज्यादा बुरी है। और फिर शायद उसे देख के बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, और यूनिवर्सिटी बोलता है तुम क्या सोचते हो, क्या हम यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं। और शायद उसी की बातें सुनना होता है। और फिर यूनिवर्सिटी बोलता है कि हम यहाँ पे सनशाइन ग्रुप के बॉस का सिर लेने के लिए आए हैं, क्या सोचते हो तुम इसके बारे में। और यही सुनने के बाद शायद बोलता है अच्छा ठीक है, फिर तुम कोशिश करके क्यों नहीं देख लेते। और फिर यही बोलने के बाद वो एकदम तैयार होता है, लेकिन उसके सामने जैब और बॉब आ जाते हैं, और वो सोच रहा होता है क्या ये दोनों क्यों आए मेरे सामने। और फिर हमें दिखाते हैं जैब और बॉब दोनों खड़े होते हैं उसी के सामने, और फिर यूनिवर्सिटी उन्हें देख के हंस रहा होता है, और वो बोलता है काइल, और काइल इसी आदमी का नाम होता है जो इसके साथ आया है। और फिर काइल सामने आता है, और इसे ब्रॉक, विक्टर, सेथ, जैब और रॉड सभी के सभी इसे देख रहे होते हैं। और फिर रेनेस्का बताता है इसके बारे में कि ये पूरे जापान में नंबर 1 फाइटर है जिसे मैं लेके आया हूँ। और काइल एकदम गुस्से से देख रहा होता है सामने, जहाँ पे सामने जैब और रॉड खड़े होते हैं सेथ को ब्लॉक करके। फिर वो एकदम अपनी जगह से भगते हुए जाता है, और इन दोनों को वो दिखता भी नहीं है कि इतनी तेज आ रहा है वो। और वो बॉब को पंच मारता है, और बॉब बोलता है क्या, और जैब को अपनी लात मारता है, जिसकी वजह से वो एक ही टाइम पे दोनों को मारता है, और वो दोनों जाके नीचे गिर जाते हैं। और सेथ देख रहा होता है क्या ये इतनी तेज, और फिर वो सेथ की तरफ देखता है। और फिर हमें दिखाते हैं यंगजन हाई स्कूल के बाहर पुलिस की गाड़ी आ जाती है, और फिर वो अपनी गाड़ी की स्कूल के बाहर रोकते हैं, और उसमें से एक पुलिस ऑफिसर निकलता है। और फिर वो बोलता है दूसरे वाले से कि यहाँ पे मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, और वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा अशांति है। और बोलता है हाँ वैसे सही बोल रहे हो तुम। और उसके बाद ये बोलता है अच्छा चलो हम उनसे रिपोर्ट कर देंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, और चलो हम एक ब्रेक लेते हैं। और बोलता है हाँ ठीक है हम ब्रेक लेते हैं। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर देखता है तो बोलता है ये क्या है, और ये दूसरा वाला ऑफिसर उससे पूछ रहा होता है क्या हुआ, हमें जाना नहीं है क्या। लेकिन जब वो स्कूल के पास जाके देखता है तो वहाँ पे एक आदमी डला होता है बेहोश, जिसे देख के वो एकदम घबरा जाता है और बोलता है क्या है यहाँ पे। और फिर वो सामने देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे आदमी डले होते हैं, और इन सबको अपने रॉड ने पीट दिया होता है, और उसके एकदम पसीने छूट रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है पीछे वाला कि सर आखिर हुआ क्या है यहाँ पे। और फिर वो एकदम अपना वॉकी टॉकी निकालता है और बोलता है रिपोर्ट रिपोर्ट, हम यंगजन हाई स्कूल पे हैं और स्कूल के अंदर। अब बोलते बोलते एकदम रुक जाता है क्योंकि उसके पीछे से आवाजें आ रही होती हैं। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक वैन आके रुकती है, और फिर उस वैन का गेट खुलता है और उसमें से ये 3 लोग आ रहे होते हैं एक साथ। और ये सबसे आगे वाला बोलता है कि पुलिस की क्या जरूरत है स्कूल के अंदर। और फिर हमें दिखाते हैं ये सनशाइन ग्रुप का आयांग का ब्रांच चीफ होता है, और इसका नाम होता है डेविड ली, लेकिन इसका निकनेम है वाइट। और फिर देखते देखते वहाँ पे और सारी कार भी आ जाती हैं, और ये पुलिस ऑफिसर को बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों अकेले होते हैं यहाँ पे, और ये सब एकदम गैंगस्टर की तरह दिख रहे होते हैं। और उसके बाद वाइट बोलता है क्या मैं यहाँ पे सबसे पहले आया हूँ, और पुलिस वाला उसे देख के बोल रहा होता है आखिर तुम हो कौन। और वाइट उसी की तरफ देख रहा होता है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा डेंजरस चेहरा होता है। उसका वो साइड में देखता है तो एक कार आके और रुकती है, और उसमें से एक आदमी निकलता है, और उसके बारे में हमें बताती है ये सनशाइन ग्रुप का संगनम ब्रांच चीफ होता है, और इसका नाम होता है जॉनस यून। फिर उसके बाद जॉनस बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पहले ही पहुंच गए हो। और वाइट बोलता है ओ हाँ जरूर, वैसे ये पहली बार है कि बिग ब्रो ने हम सबको एक साथ बुलाया है। और फिर वो साइड में देखता है पुलिस ऑफिसर की तरफ और सोच रहा होता है क्या यही सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनका वॉकी टॉकी आवाज आ रही होती है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, हमें जल्द से जल्द रिपोर्ट करो। और फिर वो देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे गैंगस्टर्स खड़े होते हैं, और बेचारे बोलते भी क्या वो। उसके बाद वाइट बोलता है जॉनस जॉनस क्या हमें अंदर जाना चाहिए, लेकिन जॉनस बोलता है कि नहीं हमें पहले बिग ब्रो को कांटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद हमें देखते हैं कि और भी कार आके रुक जाती हैं वहाँ पे, और उसमें से बहुत सारे आदमी निकल रहे होते हैं। उसके बाद वाइट बोलता है कि मुझे लगता है कि सभी लोग आ गए यहाँ पे।
और फिर हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं इन कार में से, एकदम बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं कुछ तो, और कुछ लड़कियां भी होती हैं इसके अंदर। और फिर वाइट अपना फोन उठाता है और बोलता है, बिग ब्रो हम में से ज्यादातर तो यहाँ पे पहुंच गए, तो क्या हम अंदर जाएं? लेकिन सैद के अंकल बोलते हैं, नहीं इंतजार करो, मैं वहां पे पहुंचने वाला हूँ। और फिर हमें दिखाते हैं सैद के अंकल हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के आ रहे होते हैं उनके पास। उसके बाद हमें वहीं से दिखाते हैं जहाँ पे अपने रॉड और जैब को एक साथ काइल ने पीट दिया होता है और वो दोनों साइड में जाके गिरते हैं और सैद उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद काइल उसकी तरफ देखता है और सैद के सामने खड़ा होता है। फिर काइल उसकी तरफ देख रहा होता है और सैद भी उसको देख रहा होता है। उसके बाद जैब और रॉड दोनों पीछे से बोलते हैं, हे कमीने। और फिर काइल पीछे देखता है। फिर जैब और रॉड दोनों खड़े होते हुए बोलते हैं, तू क्या सोचता है कि हम कौन हैं? और उसके बाद शायद एकदम चिल्लाते हुए बोलता है, जैब और रॉड। और फिर वो पीछे देखता है कि क्या अब इसे क्या हुआ। जैब और रॉड भी उसी की तरफ देख रहे होते हैं और फिर शायद बोलता है कि बीच में इंटरफेयर मत करना, क्योंकि, और उसकी बातें वो सुनना होता है काइल। और फिर शायद एकदम हंसते हुए बोलता है, क्योंकि ये मेरा शिकार है और इसे मैं ही देखूंगा। और ये सब सुनने के बाद काइल भी तैयार होता है, वो अपने हाथ को एकदम टाइट करता है। उसके बाद शायद बोलता है, अच्छा ठीक है आ जाओ। और फिर वो एकदम बिना बोले अटैक कर देता है सैद के ऊपर और सैद एकदम साइड हट के उससे ही बच जाता है। लेकिन उसके एक चेहरे पे कट लग गया होता है और सैद सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। और फिर काइल यहीं पे नहीं रुकता, वो अपने हाथों की डायरेक्शन चेंज कर देता है और सीधा उसकी हेड की तरफ अटैक करता है। लेकिन सैद एकदम पीछे हट के बच जाता है उससे। और फिर काइल देखता है, क्या ये इससे ही बच गया? और सैद उसके दूसरे अटैक से भी बच जाता है, उसे तीसरे से भी बच जाता है, चौथे से। ऐसे उसे डॉज कर रहा होता है और ये दोनों बहुत ज्यादा ही तेज होते हैं कि नॉर्मल इंसान के लिए दिखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और विक्टर बोल रहा होता है, क्या ये इतने तेज? और सैद इस सबको अवॉइड कर रहा है एक साथ। और ब्रॉक भी उसे देखने के बाद एकदम चौंक गया होता है और जैब और रॉड भी उसे ही देख रहे होते हैं और इनके पसीने निकल रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं क्लास के अंदर जहाँ पे सभी बच्चे बातें कर रहे होते हैं और घबराए होते हैं और कुछ बच्चे तो इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो बाहर जो फाइट हो रही होती है उसे अपने फोन भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और फिर टीचर एकदम चिल्लाकर बोलती हैं कि सभी के सभी बच्चे अपनी सीट पे वापस आ जाओ। लेकिन उनकी बात कोई सुनना नहीं होता और कोई बच्चा था वो पुलिस को फोन लगा रहा होता है और बोलता है, क्या पुलिस फोन नहीं उठा रही? और फिर सब बच्चे डर रहे होते हैं और उसके बाद मैम बोलती हैं, ये कमीने बच्चे। फिर सोफी आके मैम से बोलती है, मैम। और मैम उसकी तरफ देखती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ? फिर उसके बाद सोफी बोलती है कि मैम क्या आप मेरे साथ नीचे आएंगी थोड़ी देर के लिए? मुझे चिंता हो रही है क्योंकि सैद भी नीचे गया है। और उसके बाद मैम बोलती हैं, चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। और फिर हमें दिखाते हैं सैद के कपड़े फट गए होते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि काइल उसके ऊपर इतनी तेजी से अटैक कर रहा होता है कि उसके लिए अवॉइड करना भी मुश्किल होता है। और फिर सैद काइल का हाथ पकड़ लेता है एकदम और काइल सोच रहा होता है, क्या इसने मेरा हाथ कब पकड़ा? और उसके बाद सैद एकदम हंस रहा होता है और अपना पंच रेडी करता है उसे मारने के लिए और वो पंच एकदम उसके मुंह के पास पहुंच जाता है। लेकिन काइल लास्ट टाइम पे नीचे झुक के उससे बच जाता है बिल्कुल पीछे की तरफ और फिर वो अपने हाथ से सपोर्ट लेता है और उससे दूर चला जाता है सैद से। और वो देख रहा होता है सैद को और फिर सैद अपने हाथ को हिलाता है और अपने ब्लड को पोंछते हुए बोलता है, ये मजेदार है। और काइल भी उसे ही देख रहा होता है और सैद भी उसे ही घूर रहा होता है। और उसके बाद सैद अपनी जगह से भाग रहा होता है उसकी तरफ और काइल वहीं खड़ा होता है। और फिर काइल एकदम हंसते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है चल बच्चे शुरू करते हैं। और फिर काइल भी उसकी तरफ एकदम भागते हुए जा रहा होता है और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं और दोनों बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं और दोनों एक साथ अटैक करते हैं और दोनों एक दूसरे का अटैक भी अवॉइड कर लेते हैं। और फिर जब सैद साइड में देखता है तो काइल ने इसके ऊपर पंच के साथ साथ अपनी किक से भी अटैक किया होता है जिसकी वजह से वो एकदम नीचे झुक के बच जाता है बड़ी मुश्किल से। और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, फिर वो अपने पंच को लेता है और उस पे मारता है लेकिन इसे वो काइल भी अवॉइड कर लेता है और फिर वो दूसरी किक मारता है उसके सिर पे। और फिर सैद को लगता है कि वो इससे नहीं बच पाएगा लेकिन वो अपने हाथ से अवॉइड करने की कोशिश करता है लेकिन इसकी वजह से उस पर चोट लगती है और वो सीधा पीछे जा गिरता है और इसे देख के काइल बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। और फिर सैद उसकी तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा ये तो और ज्यादा मजेदार है, चलो और करते हैं हम इसे। और इसे देख के काइल एकदम सोच रहा होता है, क्या इससे क्या हुआ? तो उसके बाद वो ऊपर देखता है कि ये आवाजें कैसी आ रही हैं। और फिर हमें दिखाते हैं योगजन हाई स्कूल के ऊपर सैद के अंकल का हेलीकॉप्टर आ जाता है और फिर वो सीधा जाके जमीन में लैंड करता है और सैद और काइल, जैब और रॉड और विक्टर और ब्रॉक सभी की सभी उसी की तरफ देख रहे होते हैं, क्या यहाँ पे हेलीकॉप्टर? और रिनेस के भी उसी की तरफ देख रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि उस हेलीकॉप्टर से सैद के अंकल आते हैं और एकदम गुस्से में होते हैं वो। और फिर हमें दिखाते हैं जैसे ही सैद के अंकल स्कूल के अंदर आते हैं वैसे ही उनके पीछे पीछे बाकी सारी गैंग भी
भी आ जाती है सनशाइन ग्रुप की और ये सब सोच रहे होते हैं क्या इतने सारे लोग। और विक्टर बोलता है क्या अब क्या होगा यहाँ पे। और ब्रॉक भी उसके साथ में ही सोच रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं सेथ के अंकल एकदम आ रहे होते हैं सेथ की तरफ और फिर वो उसके सामने आके उसके सामने झुकते हैं और बोलते हैं बॉस। और यही देखने के बाद जो भी सनशाइन ग्रुप के बाकी सारे मेंबर होते हैं वो भी सेथ के सामने झुक जाते हैं और सभी के सभी ग्रीट कर रहे होते हैं सेथ को। और सेथ ये सब देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं क्लास के अंदर सभी बच्चे एकदम चिल्ला रहे होते हैं वाह वाह आखिर वो है क्या, वहां पे कर क्या रहे हैं ये सब लोग, क्या यहाँ पे कोई गैंगस्टर का शो चल रहा है। और सोफी और मैम दोनों क्लास से बाहर आ रही होती हैं और ये सब देखने के बाद ये पुलिस ऑफिसर भी बहुत ज्यादा डर गए होते हैं और इनके पीछे एक बिल्डिंग पे 3 लोग बैठे होते हैं और ये ली और उसका भाई और उसका बॉडीगार्ड होता है। तो उसके बाद ली बोलता है क्या यही है जिससे तुम हारे थे। और ली का छोटा भाई बोलता है हाँ भाई। फिर वो बोलता है क्या तुम इससे जीत सकते हो अगर तुम इससे फाइट करो तो। लेकिन उसका छोटा भाई उससे कुछ नहीं बोलता। उसके बाद ली बोलता है चॉन से कि ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है तो हमें क्या करना चाहिए। और फिर चॉन बोलता है ली से कि यहाँ पे कोरियन पुलिस भी आ चुकी है तो हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। और हमें दिखाते हैं पुलिस के नाम पे वहाँ 2 ही ऑफिसर होते हैं लेकिन वो भी अपने ट्रांसमीटर की वजह से बाकी सारे ऑफिसर्स को बुला रहे होते हैं। और फिर ली उन्हें देखता है और बोलता है लेकिन हम पहले यहाँ देखते हैं कि ये कैसे खत्म होगा क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही मजेदार है। और फिर उसके पीछे से आवाज आती है क्या मजेदार। और फिर ये तीनों मुड़ के देखते हैं पीछे लेकिन वहां पे कोई नहीं होता क्योंकि सेथ की मॉम एकदम इनके पीछे आ जाती हैं। और ये सोच रहा होता है ली क्या ये कब आई मेरे पीछे इतनी फास्ट, ये आखिर है कौन। और फिर सेथ की मॉम उन्हीं की तरफ देख रही होती हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सेथ बोलता है कि कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और सेथ के अंकल सोच रहे होते हैं क्या अब ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद सेथ के अंकल बोलते हैं कि बॉस पर 1 मिनट। लेकिन सेथ चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे ये ईमानदारी से जीतना है 1 वर्सेस 1। और फिर सेथ के अंकल कुछ नहीं बोल पाते उससे। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि कोई इन्हें कैमरा में देख रहा होता है और उसके पास बहुत सारी फोटेज होती है इनकी चेयरमैन के ऑफिस की, जिम की और बाकी सब लॉकर रूम की सबकी। और ये और कोई नहीं होता ये जैसन के डैड और उसके अंकल होते हैं जो ये सब देख रहे होते हैं। उसके बाद जैसन के डैड बोलते हैं कि एक चूहा जैसे पिंजरे में फंसता है ये वैसे ही फंस चुका है हमारे जाल में। और फिर सेथ के अंकल बेचारे कुछ नहीं बोल पाते। और फिर सेथ बोलता है क्या हुआ, आप ये सोचते हैं कि मैं हार जाऊंगा। फिर सेथ के अंकल बोलते हैं कि बॉस ये सिचुएशन वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। एक बार आप अपने आसपास देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग जख्मी पड़े हैं जमीन पे और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और ये सब सुनने के बाद सेथ कुछ नहीं बोलता। और फिर सेथ के अंकल आगे आते हैं और बोलते हैं प्लीज बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। लेकिन सेथ उन्हें रोकते हुए बोलता है कि ये मेरी फाइट है तो आप समझते हैं ना कि आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और एकदम गुस्से में बोल रहा होता है वो ये बात। और सेथ के अंकल उसकी बात का कुछ रिप्लाई नहीं दे पाते। उसके बाद सेथ बोलता है काइन से वैसे मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा इंतजार कराया। तो हम कहाँ पे थे। और काइन उसकी तरफ ही देख रहा होता है। उसके बाद वो राइनोसुके की तरफ देखता है और राइनोसुके बोलता है कि उससे छुटकारा पाओ जल्द से जल्द। और फिर यही सुनने के बाद काइल अपनी जगह से भागते हुए सीधा उसकी तरफ जाता है और सेथ भी एकदम तैयार होता है अपने पंच को लेके। और फिर वो दोनों एक दूसरे के पास पहुंच गए होते हैं। वैसे ही पीछे से कोई चिल्ला के बोलता है रुक जाओ। और फिर वो दोनों वहीं पे रुक जाते हैं। और फिर सब लोग देख रहे होते हैं क्या ये कौन है। बाकी सारे मेंबर्स भी सोच रहे होते हैं कि अब कौन आया है। और यूनिसके सेथ सब देख रहे होते हैं पीछे की तरफ। फिर हमें दिखाते हैं कि बाकी सब लोगों के पीछे से सेथ की मॉम आ रही होती हैं और वो उनके पास आती हैं। और यूनिसके सोच रहा होता है क्या अब ये कौन है। और इस कैमरे की वजह से जैसन के डैड और उसके अंकल दोनों देख रहे होते हैं सेथ की मॉम को। उसके बाद सेथ की मॉम भी उन्हें नोटिस कर लेती है कि ये जरूर इस कैमरे से कोई हम पे नजर रख रहा है। और उसके बाद वो आगे जाती हैं और सेथ के अंकल से बोलती हैं कि जो भी यहाँ पे जख्मी है उसका ध्यान रखा जाए। और सेथ के अंकल बोलते हैं क्या। उसके बाद सेथ की मॉम बोलती हैं कि बाकी सबको स्कूल के बाहर लेके आओ जो भी स्कूल के अंदर है। और फिर सेथ के अंकल बोलते हैं पर मैम आपका मतलब क्या है। उसके बाद सेथ की मॉम बोलती हैं ओहो तुम कब से मेरे ऑर्डर्स को क्वेश्चन करने लगे। और यही सुनने के बाद सेथ के अंकल कुछ नहीं बोलते एकदम चुप हो जाते हैं। उसके बाद सेथ की मॉम उन्हीं की तरफ देख रही होती हैं। उसके बाद वो बोलती हैं याम। और याम इस आदमी का नाम होता है और बोलता है यस मैम। उसके बाद सेथ की मॉम बोलती हैं कि जिसको भी चाकू लगा है उसके जल्दी से जल्दी इलाज किया जाए। और याम बोलता है ठीक है मैम। और फिर वो वहां से चला जाता है। और फिर सेथ की मॉम बोलते हैं कि बाकी आप सब लोग बाहर जाओ और पुलिस को 5 मिनट के लिए रोक के रखो। और फिर वो वहां से चले जाते हैं बाकी सब अपने आदमियों को लेके। और यहाँ पे बहुत सारे आदमी आए होते हैं सनशाइन ग्रुप के। उसके बाद सेथ बोलता है मॉम आप यहाँ पे कैसे। और उसकी मॉम उसकी तरफ देखती हैं और बोलती हैं
कि ठीक है मैं तुम्हें लड़ाई करने दूंगी जैसे तुम चाहते हो सैद। और सैद कुछ नहीं बोलता, वो अपनी मॉम की तरफ देख रहा होता है। फिर सैद की मॉम बोलती है सैद से कि तुम जिस पोजीशन पे हो वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही खत्म नहीं होगी, तुम्हें एक लीडर का मतलब समझना ही पड़ेगा। तुम्हें जानना पड़ेगा कि तुम्हारी एक फाइट के पीछे कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं और तुम अपनी फाइट अपनी फीलिंग्स के साथ नहीं लड़ सकते। तुम्हें जानना पड़ेगा कि तुम्हारी फाइट के पीछे कितने सारे लोग हैं और क्या तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। और सैद बोल रहा होता है मॉम। और फिर सैद की मॉम उसकी नहीं सुनती और वो यूनेस्को के साइड जा रही होती हैं और फिर वो देखती हैं काइल को और उससे बोलती हैं कि जब मेरा बेटा तुमसे डील करेगा तो अभी मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। और यही सुनने के बाद काइल को गुस्सा आ रहा होता है, बोलता है क्या ये क्या बोल के जा रही है। और फिर वो सीधा जाके रिनेस्के के सामने खड़ी हो जाती हैं और रिनेस्के का एक आदमी आता है एकदम चिल्लाते हुए कि तू समझती क्या अपने आप को कि तू कौन है। और फिर रिनेस्के बोलता है कि तुम क्या सोचती हो कि मैं किसी भी एक पागल औरत को अपनी फाइट के बीच में इंटरफेयर करने दूंगा। और फिर शायद की मम बोलती है मेदियो की रिनेस्के मैं सिर्फ तुम्हें दो ऑप्शन देती हूँ। और रिनेस्के बोलता है क्या क्या बोल रही है तू। और फिर शायद की मम बोलती है कि पहला ऑप्शन है कि तुम अपने सारे आदमियों को लो और अपनी बस में भरो और यहाँ से वापस चले जाओ। और यही सुनने का रिनेस्के एकदम चिल्लाते हुए बोलता है तू पागल औरत। और यही सुनने का शायद की मम को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी केक को 180 डिग्री घुमा देती हैं जिसकी वजह से रिनेस्के का गला कट जाता है और जो उसके बगल में खड़ा होता है आदमी सीधा उसके मुंह में लात लगती है और वो सीधा जमीन में जाकर लैंड करता है। और यही सब देखने के बाद रिनेस्के की एकदम हालत खराब होती है और वो सोच रहा होता है क्या इसने क्या किया है, एकदम ही मेरा गला काट दिया कैसे। और हमें दिखाते हैं जिस आदमी ने शायद की मम की इंसल्ट की थी वो जमीन में पड़ा होता है एकदम बेहोश। और फिर शायद की मम बोलती हैं अगर तुमने एक और बार मेरी बात बीच में काटी तो मैं तुम्हें यहीं के यहीं मार दूंगी। और ये सब देखने के बाद बाकी सब लोग एकदम शॉक में होते हैं, सब सोच रहे होते हैं क्या शायद की मम ने ये सब किया। और रिनेस्के की गर्दन से खून निकल रहा होता है और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है। और फिर शायद की मम बोलती हैं ओ हाँ सेकंड ऑप्शन, तुम्हारा एक आदमी और मेरा बेटा दोनों लड़ाई करेंगे। और शायद सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही हैं। फिर रिनेस्के सोचता है क्या ये पागल हो गई है, ये क्या ऑप्शन दे रही है। और उसके बाद शायद की मम बोलती हैं उनमें से जो भी जीतेगा उसे सब कुछ मिलेगा। और मैं ये कहूँ कि जो लोग तुम्हारे पीछे हैं जो उस कैमरे से देख रहे हैं हमें उन्हें वो मिलेगा जो वो चाहते हैं। और रिनेस्के सोच रहा होता है क्या इसे कैसे पता चला कैमरे के बारे में। और रिनेस्के एकदम डरते हुए बोल रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे ही मेरा इससे कुछ लॉस नहीं होगा, तुम्हारा ही होगा। और फिर शायद की मम बोलती हैं चिंता मत करो, मैं हमेशा अपना प्रॉमिस निभाती हूँ। और यही बोल के वो एकदम जा रही होती हैं हंसते हुए और पीछे रिनेस्के एकदम गुस्सा हो रहा होता है। उसके बाद शायद बोलता है मम पर क्यों। फिर शायद की मम बोलती हैं उससे कि अगर तुम इससे जीत नहीं सकते तो अपनी पोजीशन को गवा दो क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो फिर। और शायद एकदम शॉक में होता है क्या मॉम ये क्या बोल रही है मुझसे। और उसके बाद शायद की मॉम बोलती हैं कि तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे फादर तुमसे कितने ज्यादा निराश होंगे अगर वो ये जाने कि एक सनशाइन ग्रुप का हायर एक ऐसे रैंडम आदमी से हार गया। और यही सुनने के बाद शायद एकदम चुप होता है, फिर वो एकदम हंसता है और बोलता है कि ये हो ही नहीं सकता कि मैं इससे हार जाऊं। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सोफी एकदम नीचे आ रही होती है अपनी मैम के साथ और दोनों को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। फिर वो सामने देखती हैं तो एकदम शॉक हो जाते हैं और उसके बाद सोफी बोलती है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। और फिर वो नीचे आके देखती है लॉकर के पास बहुत सारे आदमी डले होते हैं जमीन में एकदम बेहोश। और फिर सोफी और मैम दोनों डर जाती हैं। उसके बाद सोफी अपना फोन निकालती है और अपने डैड को कॉल लगाती है। और फिर टीचर बोलते हैं कि हमने पुलिस को पहले ही कॉल लगा दिया है तो चलो अब वापस चलते हैं क्लास में, इससे पहले ही कुछ हो जाए। लेकिन सोफी उनकी नहीं सुनती। फिर मैम बोलती हैं सोफी चलो हम चलते हैं सोफी। लेकिन इतने में ही सोफी की डैड फोन उठा लेते हैं और बोलते हैं हेलो। और सोफी बोलती है डैड। और सोफी की डैड बोलते हैं हाँ बेटा क्या हुआ, तुम इस समय मुझे क्यों कॉल कर रही हो। और सोफी बोलती है कि कुछ हुआ है हमारे स्कूल में और पुलिस भी आ नहीं रही हमारे फोन करने पे और हमारे स्कूल में बहुत सारे गैंगस्टर्स आ गए हैं, अब वो हमसे लड़ाई कर रहे हैं और बहुत सारी जमीन पे भी पड़े हैं। और ये सब सुनने के बाद सोफी की डैड सब कुछ समझ जाते हैं कि क्या हुआ है स्कूल के अंदर और एकदम गुस्से में बोल रहे होते हैं कि चिंता मत करो मैं वहाँ पे जल्द से जल्द आ रहा हूँ। और फिर टीचर बोलती है सोफी से चलो सोफी हम वापस चलते हैं क्लास के अंदर, इससे पहले कुछ हो। और इतने में ही वहाँ पे बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और सोफी सामने देखती है तो उसके सामने याम होता है जिसे सैद की मॉम ने भेजा था ताकि वो सारे घायल लोगों का इलाज कर सके। और इनके सामने ये सब आदमी आगे होते हैं और इन्हें पता नहीं होता कि ये सैद के साथ हैं।
उसके बाद टीचर एकदम चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर तुम लोग हो कौन और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन याम उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर वो साइड में देखता है कि एक आदमी डरा है नीचे, उसके पास जाता है और उसकी नब्ज चेक करता है। फिर वो देखता है उसके बाद वो अपना कोट खोलता है और उसके अंदर उसके बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं और बोलता है कि लग रहा है ये अभी भी सांस ले रहा है। और उसके बाद वो शुरू हो जाता है अपने काम करने में और सोफी याम को ही देखे जा रही होती है। फिर वो सोचती है कि सेथ कहाँ पे है और फिर हमें दिखाते हैं कि सभी सनशाइन के लोगों ने स्कूल एंट्रेंस को ब्लॉक कर लिया होता है, कोई भी उसके अंदर नहीं जा सकता, जैसे सेथ की मॉम ने कहा था उनसे। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अंदर की साइड जहाँ पे फाइट हो रही होती है वहाँ पे सेथ के सामने काइल खड़ा होता है। ब्रॉक, विक्टर, बॉब, जेव और सेथ के अंकल, सेथ की मॉम और यूनिस के सभी देख रहे होते हैं उसकी फाइट को। और फिर हमें दिखाते हैं कि काइल सेथ को घूर रहा होता है और सेथ भी उसे देख रहा होता है एकदम सीरियस होके। और उसके बाद यूनिस के बोलता है चिल्ला के काइल, और काइल पीछे देखता है। उसके बाद वो बोलता है कि उसे खत्म कर दो। और यही सुनने के बाद काइल अपने कोट में हाथ डालता है और अपना वेपन निकाल लेता है। और फिर सेथ सोच रहा होता है क्या ये अब वेपन्स के साथ लड़ेगा, लेकिन वो यूज करने से पहले सेथ की मॉम की तरफ देखता है, लेकिन सेथ की मॉम उससे कुछ नहीं कहती। तो वो समझ जाता है कि वो अब यूज कर सकता है इस वेपन को। उसके बाद वो बोलता है चलो ठीक है, अब हम क्या शुरू कर सकते हैं इसे। और सेथ कुछ नहीं बोलता। उसके बाद बॉब आता है सेथ के पास और बोलता है बॉस, और शायद दूसरी देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि आप ये ले सकते हैं बॉस, ये मेरी है। और उसके बाद शायद एकदम हंसते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही सही हूँ। और फिर हमें दिखाते हैं ली और उसका छोटा भाई दोनों वहीं खड़े होकर देख रहे होते हैं उनके मैच को। और ली का छोटा भाई बोलता है कि ब्रदर हम क्या करें, लेकिन ली बोलता है कि हम आज कुछ नहीं कर सकते। फिर ली बोलता है सनशाइन अच्छा। और उसके बाद सेथ और काइल दोनों के दोनों तैयार होते हैं अपनी फाइट लड़ने के लिए, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ भाग के आ रहे होते हैं। और फिर सेथ और काइल दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं और सेथ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और काइल भी होता है इसे देख के। और दोस्तों यहीं पे हमारा सीजन 1 एंड हो जाता है। थैंक यू देखने के लिए।